तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी थोड़ा सा गैप आया है, लिंगर ऑन किया है, हमने कुछ वीडियोस अपलोड नहीं की, उसके कुछ रीज़न्स थे, तो दोबारा उसी कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं। और आपका एक नया टॉपिक फ्रैक्शन, जिसकी हर क्लास वाले बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, चाहे फिर वो OA लेवल हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिर 9th क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर क्लास हो, और इंटर में भी थोड़ा बहुत इसका काम ज़रूर आता है। फ्रैक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि फ्रैक्शन फोर्स क्या होती है। फ्रैक्शन फोर्स हमेशा आपके मोशन को रेजिस्ट करेगी। मेक श्योर कि अभी अगर मैं सरफेस पे खड़ा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन फोर्स की बदौलत खड़ा हूँ। अगर फ्रैक्शन फोर्स यहाँ से कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, नेग्लिजिबल कर लूँ, मतलब ख़त्म कर लूँ, तो मैं स्लिप हो सकता हूँ। अगर आपके हाथ में अभी ये मोबाइल है तो आपके हाथ और मोबाइल के बिटवीन में जो फ्रैक्शन है, उसी ने इस मोबाइल को आपके हाथ में रखा हुआ है। अगर फ्रैक्शन फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये मोबाइल आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो फ्रैक्शन फोर्स अगर दो सॉलिड्स के बिटवीन में हो, जैसा कि आपका हाथ भी सॉलिड है और मोबाइल भी सॉलिड है जो आपने पकड़ा हुआ है, या अगर आपका ये लैपटॉप, आपका ये मोबाइल जो सरफेस पर रखा हुआ है, इन दोनों बॉडीज़ के बिटवीन में फ्रैक्शन है और ये दोनों सॉलिड बॉडीज़ हैं। अगर दो बॉडी सॉलिड हैं तो फ्रैक्शन कहलाएगा, और अगर एक बॉडी सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, जैसा कि आप छलांग लगाएं पानी के अंदर, तो आपकी बॉडी होगी सॉलिड और जो लिक्विड है वाटर, तो इन दोनों के बिटवीन में भी एक किस्म का फ्रैक्शन होगा और उसे हम कहेंगे फ्लूइड फ्रैक्शन। और हमेशा दो सरफेसेस के बिटवीन में, मतलब दो लिक्विड्स के बिटवीन में भी फ्रैक्शन होगा। मतलब जब आप पानी को गिराते हैं तो वो जल्दी से गिर जाता है। जब आप हनी को गिराने की कोशिश करते हैं, फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, तो हनी बहुत स्लो आ रहा होता है। क्यों? हनी की जो लेयर्स होती हैं, लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं, उनके बिटवीन में भी फ्रैक्शन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कहलाता है हमारे पास विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो फ्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन गिवन पेयर ऑफ सॉलिड्स। फ्रैक्शन दो सॉलिड्स के बिटवीन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड के बिटवीन में भी हो सकती है, जिसे फ्लूइड फ्रैक्शन कहा जाएगा, और फ्रैक्शन दो लिक्विड्स के बिटवीन में भी हो सकती है, जिसे हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी सी डेफिनेशन देखें। बहुत सारे राइटर अलग अलग डेफिनेशंस लिखते हैं, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्सेप्ट सब डेफिनेशंस का एक ही होता है। मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगती है तो मैंने इसको लिखा है, आपसे शेयर करते हैं। फ्रैक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स। फ्रैक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है। फ्रैक्शन हमेशा आपकी फोर्स को रेजिस्ट करेगी। मतलब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन फोर्स कहेगी हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, बैकवर्ड आओ। जैसा कि ये ऑब्जेक्ट, ये एक ग्रीन ऑब्जेक्ट है, अबाउट टू मूव। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश कर रहा है और अपोजिट इसको एक फोर्स खींच रही है। वो फोर्स आपको नजर नहीं आएगी, ये जिन की तरह, ये भूत की तरह है, ये फोर्स आपको कभी नजर नहीं आएगी। हाँ, बॉडी मूव होने की कोशिश करेगी तो अपोजिट में एक न्यू फोर्स जनरेट हो जाएगी, खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। तो उसी फोर्स को हम कहते हैं ये फ्रैक्शन फोर्स है। तो फ्रैक्शन फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स, ये एक किस्म के रेजिस्टिव फोर्स है, कॉज्ड बाय द टू सरफेसेस स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर। और ये तब ही प्रोड्यूस होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे पर स्लाइड कर रही हों। जैसे ये बॉक्स इस ब्लैक सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे यहां पर एक न्यू फोर्स क्रिएट हो जाएगी। उसी फोर्स को हम कहेंगे फ्रैक्शन फोर्स। तो फ्रैक्शन फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स caused by the two surfaces sliding across each other। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। एमसीक्यूज आ सकता है, ये वेरी सिंपल एमसीक्यूज टाइप है इसकी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था और हमेशा बताता हूं, एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम पे 4 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, एक इजी, एक वेरी इजी, एक हार्ड और एक वेरी हार्ड। ये असल में एक वेरी इजी एमसीक्यूज है कि फ्रैक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सर पहले हमें बताएं ये कांटेक्ट फोर्स क्या होती है। अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आए फिर फोर्स क्रिएट हो तो उस फोर्स को कहा जाएगा फ्रैक्शन फोर्स। जैसा कि ये बॉक्स अगर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा तो ही फ्रैक्शन फोर्स होगी, वरना फ्रैक्शन फोर्स क्रिएट नहीं होगी। अच्छा सर, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी है? सपोज करें ये आपके पास एक चार्ज है और ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज।
अभी ये दूसरे से दूर हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, पर फिर भी ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, टच नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये चार्ज, ये मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट? सर ये नॉन कांटेक्ट है, पर फ्रिक्शन हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है, अपोजिस द रिलेटिव मोशन, और ये फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ये हमारे मोशन को अपोज करती है। ये बॉडी अबाउट टू मूव इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है, और अपोजिट में एफएस फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इसको खींचना चाहती है। एफएस फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है और ये एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। अगर ये बॉडी रेस्ट में होगी तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा स्टैटिक फ्रैक्शन, अगर ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी तो भी ये फ्रैक्शन होगा, और इसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का वेट। नॉर्मल रिएक्शन मतलब W इज इक्वल टू mg। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन वेट होगा उतना ज्यादा ही फ्रैक्शन क्रिएट होने के चांसेस हैं। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फिजिक्स में जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। आज फ्रैक्शन फोर्स के अंदर जो हमें कांस्टेंट लगाना होगा दैट विल बी म्यू। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें, आप म्यू लगाएं। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ये फार्मूला हमारे पास आ गया फ्रैक्शन का। इससे अब हमें हमेशा याद रखना है, और इससे आगे अब हम इस म्यू को डिस्कस करते हैं। इस म्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। तो म्यू का जो फार्मूला बनेगा, म्यू इज इक्वल टू एफ एस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिवाइड में नॉर्मल रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि म्यू की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन विच इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन स्टैटिक फ्रैक्शन, रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रैक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रैक्शन डिवाइड में नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रेशियो कहलाता है म्यू। म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। यूनिट, अगर मैं इसी का यूनिट पूछूं तो सर इसका कोई यूनिट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? सर देखें ये फोर्स है, इसका यूनिट भी क्या रहेगा? न्यूटन। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, इसका यूनिट भी क्या रहेगा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन एक किस्म की फोर्स ही है, इसका यूनिट भी न्यूटन। तो न्यूटन और न्यूटन आपस में मर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारे पास यूनिट बचेगा हम कहेंगे कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमने लिखा इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ रेशो। एक्चुअली ये म्यू रेशो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये देखें, म्यू इज एक्चुअली द रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशो है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, विल कैंसिल ईच अदर, कोई यूनिट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन, जब कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। इट हैज नो एनी डायमेंशन। म्यू का ना तो कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन होगी। इट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय अ मैग्नीट्यूड। या तो इसकी वैल्यू 0.1 होगी, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकती है, पर एटलीस्ट यूनिट या डायमेंशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आपने समझी। इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। ये जो ब्लैक सरफेस है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इससे पैरेलल में रहेगा। देखें, फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और सरफेस भी इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स और ये सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स एंड सरफेस हमेशा आपस में पैरेलल रहेंगे, परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे। पर फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये बात याद रखनी है। तो इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेनेवर टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स तब ही जनरेट होगा जब बॉडी मूव करने लगेगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है
तो इस वक्त कोई फ्रैक्शन नहीं है, पर एक फ्रैक्शन है, स्टैटिक फ्रैक्शन उसे कहेंगे हम। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रैक्शन है जो कि 0 है, ना होने के बराबर है। पर जब ये बॉडी मूव होना शुरू होगी, फ्रैक्शन भी मूव होना शुरू हो जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा, मतलब मूव नहीं, जनरेट होना, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये बॉडी जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे फ्रैक्शन फोर्स भी अपने पर निकालेगा कि भाई मैं भी आ गया हूं अब मार्केट के अंदर, अगर बॉडी मूव होगी तो मैं भी अपना कोई ना कोई एक्ट जरूर दिखाऊंगा। तो हमने सेंटेंस में लिखा इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स, फ्रैक्शन फोर्स हमेशा तब स्टार्ट होगी ऑन द बॉडी वैन एवर देर इज अ टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन। जैसे बॉडी मूव होना शुरू होगी फ्रैक्शन फोर्स भी आ जाएगी कि भाई मैं भी हूं, मुझे भी कैलकुलेट करना चाहिए, आपको मुझे भी इंपॉर्टेंस दें, इस तरीके से। इसीलिए हमने कहा कि ये एक किस्म की सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये एमसीक्यूज हमेशा पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक के अंदर भी मौजूद होता है कि फ्रैक्शन फोर्स एडजस्टिंग फोर्स है या नहीं है, या कुछ फोर्सेस के नाम दिए होते हैं और पूछा जाता है कि फ्रैक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रैक्शन, डायनामिक फ्रैक्शन या कोई सा भी फ्रैक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है या नहीं है। तो हम कहेंगे यस, फ्रैक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग। कैसे सेल्फ एडजस्टिंग? हम फोर्स नहीं लगाएंगे फ्रैक्शन फोर्स भी नहीं होगी, हम फोर्स लगाएंगे 1 फ्रैक्शन फोर्स हो जाएगी 1, हम फोर्स लगाएंगे 2 फ्रैक्शन फोर्स 2, हम फोर्स लगाएंगे 3 फ्रैक्शन फोर्स 3। तो जैसे हमारी फोर्स बढ़ती जाएगी फ्रैक्शन फोर्स भी बढ़ती जाएगी, खुद को एडजस्ट करेगी, सेल्फ एडजस्ट करेगी। इसीलिए हमने कहा यह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक। अगर दो बॉडीज मूव हो रही हो तो उनके बिटवीन में जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रैक्शन। व्हेन टू सॉलिड बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर, दो बॉडीज एक दूसरे पे स्लिप करें, मूव करें, चलें एक दूसरे पर। जैसे ये बॉडी फॉरवर्ड जा रही है, ये बॉडी इसके हिसाब से रेस्ट में है, तो हम कहेंगे इन दोनों बॉडीज के बिटवीन में होगा काइनेटिक फ्रैक्शन। पर अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ रेस्ट में है तो हम कहेंगे ये स्टैटिक फ्रैक्शन है। When two bodies slip over each other, then force of friction is called static friction, dynamic friction, या उसे काइनेटिक फ्रैक्शन कहेंगे। सर उसे हम काइनेटिक फ्रैक्शन कहेंगे, मतलब बॉडी मोशन में है। ठीक है, F के मीन काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन का फार्मूला है m के, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, एंड n इज अ नॉर्मल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन। When two bodies do not slip on each other, दो बॉडीज एक दूसरे पर स्लिप नहीं हो रही। जैसा कि मैं सरफेस पे खड़ा हूं, मेरे पांव और ये फर्श ये दोनों रेस्ट में हैं, मेरे पांव इन पर स्लिप नहीं हो रहे, मूव नहीं हो रहे, चल नहीं रहे, तो इसीलिए मेरे पांव और यहां पे जो फर्श है उनके बिटवीन में जो फ्रैक्शन है उसे कहा जाएगा स्टैटिक फ्रैक्शन। When two bodies do not slip on each other, then the force of friction is called static friction. Static friction is equal to Fs mean static friction, और अगर काइनेटिक फ्रैक्शन का ये फार्मूला है तो स्टैटिक फ्रैक्शन का फार्मूला होगा μs और यहां पे आ जाएगा n। μs मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, n इज अ नॉर्मल रिएक्शन। आखिरी एक सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, फिर इसके बाद इसको यहीं तक रखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg। आपसे यह पूछा गया है अगर इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स लग रही है तो आप बताएं फ्रैक्शन फोर्स कितनी होगी। सिंपल एमसीक्यूज है, सिंपल न्यूमेरिकल है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 5 kg, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, खींच रहा है कोई बंदा इसको 40 न्यूटन फोर्स लगाकर, आप बताएं फ्रैक्शन फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा। अब यहां पे मैंने लिखा है म्यू, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये तीनों बराबर कर सकते हैं आप अगर स्टैटिक फ्रैक्शन या काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू ना दी जाए। अगर स्टैटिक फ्रैक्शन या काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू ना दी जाए तो आप उन दोनों को रिप्लेस करके जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। यहां पर इसने एक चालाकी की है, आपको सिर्फ म्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं फ्रैक्शन कितना है। सिंपल सी बात है, स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू एस और एन। इसकी वैल्यू, इसको रिप्लेस करें सिर्फ म्यू के साथ, इसको रिप्लेस करें म्यू के साथ, एन को ऐसे का ऐसा रहने दे। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 का मतलब है 1/10, और ये नॉर्मल रिएक्शन कितना गिवन है, जितना वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन। अगर वेट 50 है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 50 होगा। इसको आपने रिएक्ट किया, रिप्लेस किया 50 के साथ, 50 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 5। ये यहां तक सॉल्व करना है।
फिर अब आ पाएंगे नेट फोर्स पे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, फ्रैक्शन फोर्स हो गई 5।